आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। आपकी ज़िंदगी में सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी अच्छी तरह बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और आपके आइडियाज़ कितने अच्छे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। मिलिट्री जस्टिस के यूनिफॉर्म कोड में साफ लिखा है कि किसी भी अफसर को कोर्ट मार्शल किया जाएगा अगर वो सैनिक को बिना हथियार के लड़ाई में भेजता है। ठीक उसी तरह अगर हम आपको बिना कम्युनिकेशन स्किल्स की दुनिया में भेज दें तो ये भी उतना ही गलत होगा। सोचिए, जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है तो उसके पास सिर्फ राइफल नहीं होती है, उसके पास ट्रेनिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है और सबसे जरूरी, अपने वेपन्स को इफेक्टिवली यूज करने का ज्ञान होता है। बिल्कुल यही बात कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी लागू होती है। आपके पास शायद ब्रिलियंट आइडियाज हो, डीप नॉलेज हो, लेकिन अगर आप उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का तरीका नहीं जानते तो वो आइडियाज आपके दिमाग में ही रह जाएंगी। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, इस 60 मिनट के अंत तक आप बोलने के बारे में ऐसी बातें जान जाएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता थी, और उन जानकारियों में से कोई एक जानकारी आपकी जिंदगी में फर्क लाएगी। ये सिर्फ एक दावा नहीं है बल्कि एक गारंटी है, क्योंकि मैंने ये टेक्निक्स हजारों स्टूडेंट्स पर ट्राई की हैं और हर बार रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। देखिए, हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है ये शायद हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। आपकी करियर में प्रमोशन मिले या ना मिले, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बॉस को अपनी अचीवमेंट्स कितनी क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो या फेल हो जाए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहां तक कि आपके बच्चे आपकी बात सुने या ना सुने, ये भी इसी पर डिपेंड करता है। अब सवाल यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन देता हूं। क्वालिटी इक्वल्स K+P+T। यहाँ K है नॉलेज, P है प्रैक्टिस और T है टैलेंट। लेकिन असल में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है आपकी जानकारी। इस फॉर्मूला को समझने के लिए मैं आपको एक फैसिनेटिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मैरी लू रेटिन, जो एक मशहूर ओलंपिक जिम्नास्ट हैं जिन्होंने वॉल्ट में परफेक्ट 10 स्कोर किया था, उन्होंने अपने करियर में इतनी प्रिसीजन और ग्रेस दिखाई कि पूरी दुनिया उनकी फ़ैन हो गई। उनका बैलेंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एजिलिटी, सब कुछ परफेक्ट था। एक बार वो स्कीइंग सीखने गई। अब आप सोचेंगे कि एक ओलंपिक एथलीट को स्कीइंग सीखना कितना आसान होगा। आखिर वो तो ऑलरेडी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में एक्सपर्ट हैं, बैलेंस में मास्टर हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें स्लोप्स पर देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। मैं, जो कि कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूं, उनसे बेहतर स्की कर रहा था। वो जो ओलंपिक लेवल की परफॉर्मेंस देती थी, बिगिनर की तरह स्ट्रगल कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्कीइंग का नॉलेज था, प्रैक्टिस थी। मैंने ईयर्स स्पेंड किए थे स्लोप्स पर, डिफरेंट स्नो कंडीशंस में डिफरेंट टेक्निक्स सीखते हुए। उनके पास टैलेंट तो था, इनक्रेडिबल टैलेंट, लेकिन स्कीइंग के लिए स्पेसिफिक नॉलेज और प्रैक्टिस नहीं थी। ये मोमेंट मेरे लिए एक रेवलेशन था। मैंने रियलाइज किया कि टैलेंट, चाहे वो कितनी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, नॉलेज और प्रैक्टिस के बिना इनकम्प्लीट है। जिम्नास्टिक्स में उनकी सारी स्किल्स, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, स्कीइंग में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग था, टेक्निक अलग थी। यही बात कम्युनिकेशन पर भी अप्लाई होती है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, नेचुरली कैरिज्मेटिक हों, अगर आपके पास सही नॉलेज और प्रैक्टिस नहीं है तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो नेचुरली फनी हैं, विटी हैं, लेकिन जब वो फॉर्मल प्रेजेंटेशन देते हैं तो कंप्लीटली फ्लैट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैजुअल कॉन्वर्सेशन और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क होता है। नॉलेज का मतलब है समझना कि कम्युनिकेशन कैसे काम करती है, ये जानना कि ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, अटेंशन कैसे काम करती है, मेमोरी कैसे फॉर्म होती है। प्रैक्टिस का मतलब है इन प्रिंसिपल्स को रिपीटेडली अप्लाई करना, डिफरेंट सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट करना, फीडबैक लेना और इम्प्रूव करना। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बताता हूं जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देंगे। पहला रूल है अपने ऑडियंस का पूरा अटेंशन पाना। हम इंसानों के पास सिर्फ एक ही भाषा प्रोसेसर होता है। ये एक फंडामेंटल लिमिटेशन है हमारे ब्रेन की। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लैपटॉप पर कुछ और पढ़ रहा है तो वो आपकी बात नहीं सुन सकता। ये कोई चॉइस नहीं है, ये बायोलॉजी है। आपका ब्रेन साइमल्टेनियसली 2 लिंग्विस्टिक टास्क्स परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप किसी को देखते हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान ईमेल चेक कर रहा है, तो वो फिजिकली आपकी बात नहीं सुन सकता। वो प्रिटेंड कर सकता है, वो नॉड कर सकता है, लेकिन असल में वो आपकी इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इसलिए जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें तो सबसे पहले सभी लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स बंद करवाएं। मैं जानता हूं कि ये ऑकवर्ड लग सकता है, लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्म रहना होगा। आप कह सकते हैं कि देखिए, अगले 60 मिनट्स के लिए मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर सकें।
इसके लिए ज़रूरी है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। किसी भी समय लगभग 20% लोग पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, चाहे लेक्चर कितना भी अच्छा हो। ये नॉर्मल है। कुछ लोग टायर्ड होते हैं, कुछ के माइंड में पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कुछ को टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर लैपटॉप्स खुले हैं तो ये नंबर ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि कोई अपने लैपटॉप पर फेसबुक चला रहा है। ये डिस्ट्रैक्शन दोनों तरफ से होती है। जब मैं देखता हूं कि ऑडियंस एंगेज्ड नहीं है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है। मैं सोचने लगता हूं कि शायद मेरी प्रेजेंटेशन बोरिंग है, शायद मैं कुछ गलत कह रहा हूं। ये नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे करें। बहुत से लोग जोक्स से शुरुआत करते हैं। तो एक बार एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक लॉयर बार में गए ना। आपने भी ऐसी शुरुआत सुनी होगी, लेकिन मजाक अक्सर फीका पड़ जाता है क्योंकि ह्यूमर सब्जेक्टिव होता है। जो आपको फनी लगता है वो दूसरों को नहीं लगे, और अगर आपका जोक फ्लैट हो गया तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का मूड सेट हो जाता है। इसके बजाय अपने ऑडियंस को एक एम्पावरिंग प्रॉमिस दें। उन्हें बताएं कि इस प्रेजेंटेशन के अंत तक वो क्या सीखेंगे और ये उनकी जिंदगी में कैसे काम आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस 60 मिनट के अंत तक आप बोलने के बारे में ऐसी बातें जान जाएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता थी। ये अप्रोच ऑडियंस को इमीडिएटली इन्वेस्ट करता है। प्रॉमिस में स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। आज आप कुछ सीखेंगे बहुत वेग है। बेहतर होगा आज आप 3 स्पेसिफिक टेक्निक सीखेंगे जो आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को 20% मोर इफेक्टिव बनाएंगी। नंबर्स और कॉन्क्रीट आउटकम्स प्रॉमिस में पावर ऐड करते हैं। अब मैं आपको कुछ कोर स्पीकिंग टेक्निक्स बताता हूं। पहली टेक्निक है साइक्लिंग। इसका मतलब है कि आप अपने मेन आइडियाज को बार बार रिपीट करें, लेकिन अलग अलग तरीकों से। ह्यूमन मेमोरी रेपिटेशन से स्ट्रेंथन होती है, लेकिन एग्जैक्ट रेपिटेशन बोरिंग हो जाता है। इसलिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं तो उसे 3 अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करें। पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट दें, फिर एग्जाम्पल दें, फिर एनालॉजी यूज करें। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है तो मैं कह सकता हूं प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इनकम्प्लीट है। जैसे मेरी ल्यूरेटन के केस में देखा, टैलेंट के बावजूद भी स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जरूरत थी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट कार हो लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती। ये इंश्योर करता है कि आपका मैसेज सभी तक पहुंचे। कुछ लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट से सीखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से, कुछ एनालॉजीज से। जब आप मल्टीपल अप्रोचेस यूज करते हैं तो आप सभी लर्निंग स्टाइल्स को कवर करते हैं। दूसरी टेक्निक है बॉर्डरिंग। इसका मतलब है कि आप क्लियरली बताएं कि आपका आइडिया क्या है और क्या नहीं है। कंफ्यूजन तब होती है जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती। जैसे मैं कहूं, देखो ये एक मेहराब है और इसे किसी दूसरी चीज से मत मिलाना जो लोग शायद समझ लें ये मेहराब नहीं है, वो भी मेहराब नहीं है। इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। बॉर्डरिंग टेक्निक पर्टिकुलरली यूजफुल है जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे अगर आप लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, लीडरशिप का मतलब है टीम को इंस्पायर करना और डायरेक्शन देना। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे स्मार्ट हो। लीडरशिप का मतलब ये भी नहीं है कि आप सबसे एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसे क्लियर बाउंड्रीज सेट करने से ऑडियंस को एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाती है। तीसरी टेक्निक है वर्बल पंक्चुएशन। जब आप एक पॉइंट फिनिश करते हैं और दूसरे पे मूव करना चाहते हैं तो क्लियर ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करें। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, या इसके अलावा जैसे फ्रेजेस यूज करें। ये ऑडियंस के ब्रेन को सिग्नल देता है कि नया सेक्शन शुरू हो रहा है। रिटन टेक्स्ट में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, पीरियड्स, कॉमास, सेमीकोलन्स। स्पोकन कम्युनिकेशन में हमें ये पंक्चुएशन वर्बली क्रिएट करना पड़ता है। पॉजेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और ट्रांजिशन फ्रेजेस, ये सब वर्बल पंक्चुएशन के पार्ट्स हैं। चौथी टेक्निक है आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन यहां एक ट्रिक है। जब आप कोई क्वेश्चन पूछें तो कम से कम 7 सेकंड्स वेट करें। मैंने काउंट किया है 7 सेकंड्स। मुझे लगता था कि ये इटर्निटी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम है जो आपको वेट करना चाहिए आंसर के लिए। ये वेटिंग पीरियड क्रूशल है क्योंकि लोगों को थिंक करने का टाइम चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पूछकर इमीडिएटली अपना आंसर दे देते हैं तो आप ऑडियंस की थिंकिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर देते हैं। वो पैसिव लिसनर्स बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चंस का स्ट्रेटेजिक यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। रेटोरिकल क्वेश्चंस ऑडियंस को एंगेज करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि, या आप क्या सोचते हैं कि जैसे क्वेश्चंस ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग और प्लेस की। सबसे अच्छा टाइम है 11 AM। इस टाइम तक ज्यादातर लोग जाग चुके होते हैं और शायद ही कोई वापस सो गया हो। ये मील के तुरंत बाद भी नहीं है तो लोग ड्राउजी नहीं होते। पोस्ट लंच सेशंस अवॉइड करें क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग लोग नेचुरली स्लीपी हो जाते हैं।
मॉर्निंग सेशंस में एनर्जी लेवल हाई होती है, अटेंशन स्पैन बेटर होता है। लेकिन टू अर्ली भी प्रॉब्लम है। 9 AM से पहले अवॉइड करें क्योंकि कई लोग प्रॉपरली अवेक नहीं होते। प्लेस के लिए आपको अपना वेन्यू पहले से स्काउट करना चाहिए। लाइटिंग चेक करें, टू डिम नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग स्लीपी हो जाएंगे, टू ब्राइट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्लेयर से डिस्कम्फर्ट होगी। अकूस्टिक्स टेस्ट करें, क्या आपकी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है, क्या एको तो नहीं है। रूम रीजनेबली पॉपुलेटेड होना चाहिए, ना तो बहुत एम्प्टी ना ही बहुत ओवरक्राउडेड। एम्प्टी रूम में एनर्जी फ्लैट हो जाती है, ओवरक्राउडेड रूम में लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आइडियल रेशियो है रूम कैपेसिटी का 60 to 70%। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू कोल्ड रूम में लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, टू वार्म रूम में ड्राउजी हो जाते हैं। आपको वेन्यू मैनेजर से कंफर्म करना चाहिए कि टेम्परेचर कंट्रोल अवेलेबल है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन टूल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बोर्ड्स की। ब्लैक बोर्ड्स स्लाइड से कहीं बेहतर है इन्फॉर्मिंग और टीचिंग के लिए। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहली, ग्राफिक क्वालिटी। ब्लैक बोर्ड पर आप रियल टाइम में ड्रॉ कर सकते हैं, जो ऑडियंस के लिए ज़्यादा इंगेजिंग होता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप कुछ बिल्ड करते हैं तो ऑडियंस आपके थॉट प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं देख रहे बल्कि पूरी जर्नी देख रहे हैं। दूसरी, स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ऑडियंस के पास टाइम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। स्लाइड्स में सब कुछ इंस्टेंटली अपीयर हो जाता है, जिससे कॉग्निटिव ओवरलोड हो सकता है। ब्लैक बोर्ड नेचुरली पेस कंट्रोल करता है। तीसरी, ये आपके हैंड्स के लिए फिजिकल टारगेट प्रोवाइड करता है। जब आप ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज मोर एनिमेटेड और एंगेजिंग हो जाती है। स्लाइड्स के साथ आप ऑफन स्टेशनरी रह जाते हैं। प्रॉप्स का यूज करना भी बहुत इफेक्टिव होता है। मैं आपको कुछ मेमोरेबल एग्जांपल्स देता हूं। इब्सन का एक फेमस प्ले है जिसमें एक स्टोव सेंट्रल एलिमेंट है। जब प्रोफेसर उस प्ले को एक्सप्लेन करते हैं और एक्चुअल स्टोव का प्रॉप यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होती है। वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है बल्कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट है जिससे वो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक और ब्रिलियंट एग्जाम्पल है बाइसिकल व्हील का। मैकेनिकल इंजीनियर्स को राइट हैंड स्क्रू रूल समझाने के लिए बाइसिकल व्हील परफेक्ट प्रॉप है। जब प्रोफेसर व्हील को रोटेट करते हैं और स्टूडेंट्स को अपनी फिंगर्स को पोजीशन करने को कहते हैं तो वो प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करती है। बिना प्रॉप के वो सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी के साथ सही आंसर दे पाते हैं। प्रॉप के साथ सक्सेस रेट ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सबसे ड्रामेटिक और मेमोरेबल एग्जाम्पल है एलन लेजरस का पेंडुलम डेमोन्स्ट्रेशन। वो एक हैवी स्टील बॉल को अपनी नोज के पास से स्विंग करते हैं। बॉल एनर्जी कॉन्जर्वेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वापस आकर उनकी नोज को जेंटली किस करती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन एनर्जी कॉन्जर्वेशन को समझाने का सबसे पावरफुल तरीका है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो ड्रामा है, जो टेंशन है, वो स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम याद रह जाता है। प्रोफेसर का कॉन्फिडेंस, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स में उनका कंप्लीट फेथ, ये सब स्टूडेंट्स पर डीप इम्पैक्ट डालता है। वो सिर्फ फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं बल्कि साइंस की पावर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्रॉप्स की पावर ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट बनाते हैं। ह्यूमन ब्रेन कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस करती है। जब आप कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप स्विंगिंग बॉल दिखाते हैं तो ये कॉन्क्रीट डेमोन्स्ट्रेशन है। अब बात करते हैं स्लाइड्स की। स्लाइड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यू हैव टू मेनी एंड दे हैव टू मेनी वर्ड्स। मैंने जब भी किसी को ये फीडबैक दिया है तो उनका रिप्लाई होता है, बट दीज स्लाइड्स आर डिफरेंट। मेरा जवाब हमेशा सेम होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज ट्रू। देयर आर ऑलवेज टू मेनी स्लाइड्स, ऑलवेज टू मेनी वर्ड्स। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। लोग स्लाइड्स को क्रच की तरह यूज करते हैं। वो अपनी पूरी स्क्रिप्ट स्लाइड्स पर लिख देते हैं और फिर उसे रीड करते रहते हैं। ये अप्रोच फंडामेंटली फ्लॉड है। स्लाइड्स का मेन पर्पस होना चाहिए एक्सपोजिंग आइडियाज, न कि टीचिंग देम। पीपल इन योर ऑडियंस नो हाउ टू रीड और रीडिंग विल जस्ट अनॉय देम। आप चाहते हैं कि स्लाइड्स आपकी बात के कॉन्डिमेंट्स हों, मेन इवेंट नहीं। जब आप स्लाइड्स यूज करते हैं तो कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करें। बैकग्राउंड क्लटर हटा दें, कंपनी लोगोज हटा दें, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। टाइटल्स भी ज्यादातर अननेसेसरी होते हैं। टेक्स्ट को मिनिमम रखें। आप नहीं चाहते कि आपके ऑडियंस का अटेंशन आपके और स्लाइड्स के बीच टेनिस मैच की तरह बाउंस करता रहे। स्लाइड डिजाइन में सिंप्लिसिटी की है। वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट, मिनिमल ग्राफिक्स, फैंसी एनिमेशंस और ट्रांजिशंस अवॉइड करें। वो प्रोफेशनल नहीं लगते बल्कि डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। फॉन्ट साइज भी क्रूशियल है। अगर आपका टेक्स्ट बैक रो से क्लियरली रीडेबल नहीं है तो वो यूजलेस है। जनरल रूल है मिनिमम 36 पॉइंट फॉन्ट यूज करें। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्पैथेटिक मिररिंग।
जब आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करते हैं या प्रॉप यूज करते हैं तो ऑडियंस मेंटली आपके साथ सेम एक्शंस परफॉर्म करती है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को ड्रामेटिकली इंप्रूव करता है। स्लाइड्स के साथ ये मिररिंग नहीं होती। एम्पैथेटिक मिररिंग का मतलब है कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस के ब्रेन में मिरर्ड न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अनकॉन्शियसली आपके मूवमेंट्स को इंटरनली रेप्लिकेट करते हैं। ये डीपर लर्निंग और बेटर रिटेंशन क्रिएट करता है। अब मैं आपको अपना पर्सनल स्टाइल डेवलप करने के बारे में बताता हूं। सबसे अच्छा तरीका है सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व करना। उनकी टेक्निक्स को नोट करें, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी ना करें। आपको अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करना है। जब आप किसी ग्रेट स्पीकर को देखते हैं तो नोटिस करें कि वो कैसे पॉज करते हैं, कैसे एम्फेसिस क्रिएट करते हैं, कैसे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ये सब टेक्निक्स आप अपने रेपर्टोयर में ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट स्पीकर्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। कुछ स्टोरी टेलिंग में एक्सीलेंट होते हैं, कुछ डेटा प्रेजेंटेशन में, कुछ इमोशनल कनेक्शन में। आप सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन कॉपिंग और लर्निंग में फ़र्क है। कॉपिंग मीन्स आप एग्जैक्टली सेम जेस्चर्स, सेम फ्रेजेस, सेम स्टाइल यूज करते हैं। लर्निंग मीन्स आप अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स समझते हैं और उन्हें अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अडैप्ट करते हैं। रिमेंबर, कम्युनिकेशन एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, आपको राइट नॉलेज भी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब है डिलिबरेट प्रैक्टिस। रैंडम प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। आपको स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उन पर फोकस्ड एफर्ट करना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग एक एक्सीलेंट प्रैक्टिस टूल है। अपनी प्रेजेंटेशंस रिकॉर्ड करें और क्रिटिकली एनालाइज करें। आप अपनी हैबिट्स, मैनरिज्म्स और इंप्रूवमेंट एरियाज क्लियरली देख सकेंगे। फीडबैक भी क्रूशल है। ट्रस्टेड कलीग्स या मेंटोर से ऑनेस्ट फीडबैक मांगे। कभी कभी हमें अपनी वीकनेसेस दिखाई नहीं देती। डिज़ाइन थिंकिंग के कंटेक्स्ट में भी ये सब टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। जब आप अपने डिज़ाइन आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन क्रूशल है। आपको अपने यूजर्स की नीड्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है, सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना होता है। मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए भी ये टेक्निक्स हेल्पफुल हैं। जब आप इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल वेज में प्रेजेंट करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, तो रिटेंशन बेहतर होता है। प्रॉप्स और डेमोन्स्ट्रेशंस एग्जैक्टली यही करते हैं। डीप वर्क के प्रिंसिपल्स भी यहाँ अप्लाई होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स फोकस्ड अटेंशन बोथ फ्रॉम स्पीकर और ऑडियंस। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना, सिंगल टास्किंग पर फोकस करना, ये सब डीप वर्क के कोर प्रिंसिपल्स हैं। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी ये टेक्निक्स परफेक्ट हैं। विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रॉप्स, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस, ये सब डिफिकल्ट आइडियाज़ को एक्सेसिबल बनाते हैं। आखिर में मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। ये स्किल्स आपको मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट बनाती हैं, प्रेजेंटेशंस में इफेक्टिव बनाती हैं और रिलेशनशिप्स में बेटर कम्युनिकेटर बनाती हैं। आज जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, साइक्लिंग, बॉर्डरिंग, वर्बल पंक्चुएशन, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रॉपर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड्स एंड प्रॉप्स, स्लाइड्स को सिंप्लीफाई करना, ये सब आपकी कम्युनिकेशन टूलकिट का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन रिमेंबर, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस वर्थलेस है। आज से ही इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। अपनी अगली प्रेजेंटेशन में कम स्लाइड्स यूज करें, ज्यादा प्रॉप्स यूज करें, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, क्लियर ट्रांजिशंस यूज करें। कम्युनिकेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं, हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स बनने के लिए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आज से ही शुरुआत करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी सबसे पावरफुल वेपन बनाएं, क्योंकि अंत में आपकी आइडियाज़ कितनी भी ब्रिलियंट हों, अगर आप उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो आइडियाज़ वर्थलेस हैं। आपकी सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस प्लस कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। टैलेंट हेल्पफुल है, लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। आप सबके पास पोटेंशियल है ग्रेट कम्युनिकेटर बनने का, बस ज़रूरत है राइट अप्रोच और कंसिस्टेंट एफर्ट की।